हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने आईएमएफ की सारी शर्तों को कबूल कर लिया है, जिसमें एक शर्त ये भी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अब आईएमएफ का कंट्रोल होगा। आईएमएफ की किसी भी पॉलिसी को या किसी भी शर्त को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अब पाकिस्तान की हुकूमत से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आईएमएफ सीधे सीधे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा। इससे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी नाराज़ है दोस्तों, और ये कहा जा रहा है कि आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान में हर महीने 4 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया अपनी सरकार से, अपने देश की सरकार से, हुकूमत से काफ़ी नाराज़ है कि पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह अपने देश के इतने बड़े अदारे को आईएमएफ के कंट्रोल में छोड़ सकती है। दोस्तों, इस मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। शर्तें आईएमएफ की मान ली है, उसमें से एक शर्त ये भी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब आईएमएफ के अंडर कंट्रोल रहेगा, और आईएमएफ उससे जो करने को कहेगा स्टेट बैंक ने वो करना होगा। उसके लिए उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यानी हम आपके बाप का माल है, आइए और खा जाइए। तो बिल्कुल आईएमएफ के जो शर्तें हैं वो मान ली गई हैं, और उसमें से कुछ तो सामने आना शुरू हो गई, जिसमें से एक शर्त ये भी है कि हर महीने यानी हर मंथ के स्टार्ट में जो है या मिड में जो है वो 4 रुपीज इंक्रीज होंगे फ्यूल प्राइस। इस तरह से फ्यूल प्राइस हर महीने 4 रुपए 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 करते करते उसके बाद क्या होगा पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। इसलिए कहते हैं मुफलिसी में आटा गीला। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो शरायत हमने माने हैं आईएमएफ के प्रायर एक्शंस जिसे कहते हैं, मेरे नाचीज़ राय और मुझे बेपनाह अफसोस से कहना पड़ता है कि जो शरायत माने गए हैं वो सरासर गलत हैं। और समझ में नहीं आता कि हमारे एक दबंग फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा था कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, वो 6 हफ्ते बातचीत चली, उसके बाद में तकरीबन पाकिस्तान हर चीज़ मान के आ गया है। आपके असेंबली में भी हंगामा होगा स्टेट बैंक के लेजिस्लेशन पर। क्या हम अपने स्टेट बैंक को एक कंप्लीटली खुद मुख्तार इदारा बना देंगे? ये कैसे हो सकता है? ये पाकिस्तान का इदारा है कि अगर खुद मुख्तार होता है तो स्टेट बैंक पे पाकिस्तान का या हमारी रियासत का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। इसका ये मतलब है? ये बिल्कुल मतलब है। और आप ये सोचिए कि आपका जो कोऑर्डिनेशन बोर्ड था वो ख़त्म हो रहा है, जो फाइनेंस का रिप्रेजेंटेटिव था बोर्ड में वो ख़त्म हो रहा है। ये कौन सा निज़ाम है कि बिल्कुल अलहदा खुद मुख्तार एक इदारा, पाकिस्तान का इदारा, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कंट्रोल से बाहर हो? ये नामुनासिब है। और ये पहली दफा मैं किसी वज़ीर-ए-आज़म से ये लफ्ज सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो कर्जे हैं, जो इस वक्त कर्जा बढ़ रहा है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बढ़ता जा रहा है। अब देखिए कि नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन किस तरह बदल रही है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो डेट टू जीडीपी रेशियो है दैट इज एट 87%। अब आप इमेजिन कर लें कि वी आर जस्ट अबाउट टू दिस इज अ कोलैप्स करने वाली सिचुएशन है। पाकिस्तान में जो एक अदारा है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा, जो हमारा डाटा रखता है, उसकी वो कंप्रोमाइज हो चुका है, ये पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा। अब एक तरफ हमारे इस तरह की चीजें कोलैप्स कर रही हैं, दूसरी तरफ हमें ये बताया जा रहा है कि आपके मुल्क के अंदर जो बढ़ते हुए कर्जे हैं ये नेशनल सिक्योरिटी है। जो पॉइंट सोचने की है कि पाकिस्तान में कभी इस तरह की बहस नहीं हुई थी कि भाई आपकी जो सिक्योरिटी है वो इकोनॉमी के साथ बिल्डिंग है। कभी किसी ने बात ही नहीं की इस चीज को। हम तो सिक्योरिटी समझ रहे थे भारत को, हम तो सिक्योरिटी समझते रहे जी जो दहशतगर्द हैं ये हमें चैलेंज कर रहे हैं। तो अभी हमें पता चला कि जब भारत के साथ भी हमने जो हम कर सकते थे, जितनी टेक्नोलॉजी, वेपन्स, मिसाइल, सारा कुछ हासिल कर सकते थे वो हमने कर लिया। फिर हमें बताया गया जी नहीं जी दहशतगर्दी जो है ना ये सबसे बड़ा रिस्क है। जब दहशतगर्दों से भी निमट लिए और बड़ी पाकिस्तानियों ने जाने दे ली इसके लिए, अब पता चला नहीं जी सबसे बड़ा मसला तो हमारी इकोनॉमी है। ये जो मुल्क है ये चलता रहा है बोरोड ग्रोथ पे। इसपे जो हमारी एलीट है वो ये एक पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और सबसे पहले ये अदारों को कंप्रोमाइज करते हैं, फिर ये बात करते हैं नहीं जनाब वो तो अदारे तो हम मजबूत कर लेंगे, लेकिन हमें जो चीज देखनी है वो ये है कि इकोनॉमी की तरफ देखना है। अभी हमें ये बताया जा रहा है कि इकोनॉमी कमजोर है और हमारे देखिए टैक्स रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हो रहा हमारे मुल्क में। साल पहले मैं एक बहुत सीनियर
کوئی حکومت کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے بدے سے ملا, انہوں نے کہا جی کہ اس کے اندر سسٹم کے اندر جان ہی نہیں ہے کہ زیادہ پیسہ اکٹھا کیا جا سکے. یہ بڑا پریشان کن عمل ہے ہمارے لیے کہ سسٹم کے اندر جان نہیں ہے, یعنی کہ عوام ٹیکس دے ہی نہیں سکتے. کہ نا کسی سیاسی جماعت کے پاس سب سے پہلے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اکنامک پلان ہوتا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں ہے, یہ تیسرا فائنانس منسٹر عمران خان صاحب نے بدل لیا. دیکھیں نا, سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ جس ملک میں ٹوٹل 4 ٹریلین روپیز اکٹھے ہوتے ہیں, 4 ٹریلین روپیز اکٹھے ہوتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز سے, 1.67 ٹریلین روپیز اکٹھے ہوتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز سے, اوپر سے 2.34 جو ٹریلین ہے وہ ادھار لینا پڑ جاتا ہے ہر دفعہ. اب وہ پائل اپ ہوتا اور یہ جو آپ کا ٹوٹل 8 ٹریلین آپ کا خرچہ ہے, اس میں سے 3 ٹریلین تو آپ ڈیٹ سروسنگ میں چلے جاتے ہیں آپ کے. یا آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں یا آپ نے سود دینے, 2 چیزیں آپ نے کرنی ہیں, اور سود بھی دے جا رہے ہیں اور ہم پیسہ لیتے ہیں, ہم سود دینے کے لیے بھی سود لیتے ہیں, انٹرسٹ پے کرنے کے لیے انٹرسٹ پہ پیسے لیے جاتے ہیں. یہ تو بہت بڑا ویشیس سائیکل ہے, اور یہ ہمیں اگر اس سے ہم نہ نکل پائے اور اس کا کوئی سلوشن نہ نکلا تو یہ ملک جو ہے یہ ہمیں کسی کو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس ملک کے اندر منی بجٹ, اوپر سے عمران خان صاحب باتیں کرتے ہیں کہ ہم سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاملات ٹھیک کرا دیں گے, اور مجھے سعودیز نے بھی کہا ہے, مجھے ایرانیوں نے بھی کہا ہے کہ تعلقات ٹھیک کرائیں. ہمیں فضول میں یہ پتہ نہیں ہمارے لیڈرز کو کیا پرابلم ہے, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری فوج سٹرونگ ہے یا ہمارے پاس نیوکلیر ویپن ہے تو لوگ ہماری بات سنیں گے. لوگ اس کی بات سنتے ہیں جس کے پاس پیسے کی پاور ہوتی ہے.